तो देखो आज हम लोग शुरू करना जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। शुरू करते हैं फिर। लिमिटिंग रिएजेंट है अपने पास, है ना। होता क्या लिमिटिंग रिएजेंट, लिख लेते हैं एक बार। द रिएक्टेंट which is consumed completely in reaction। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। सेकेंड है आपके पास एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट which is not consumed completely। जो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता वो क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सेस रिएक्टेंट, है ना। अब देख लो मेन चीज क्या है अपने पास, नॉट। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जो मेन चीज डिसाइड होती है वो किसके बेसिस पे होती है? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। क्लियर है? अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट, आपको ये क्लियर है ना। अब देखो एक वर्ड होता है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू होती क्या है मैं लिख देता हूं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। एक वर्ड है, बस आपको इतना ध्यान नहीं देना है इस पे, है ना। तो सिंपली अपने को याद रखना बस कि लिमिटिंग रिएजेंट ही ध्यान देना है अपने को, है ना। मेन रिएक्शन पे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। वो कितना है उसी के बेसिस पे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, ठीक है। तो देखो एक स्टोरी है हमारे पास, वही सेम एक बार हमने देखी थी ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में क्या है आपके पास यार, एक ही कंटेनर है। एक कंटेनर नहीं, आपको बोला गया है, मान लो आपको ये बोला गया है कि बेटा अपने को क्या बनाना है, सब्जी बनानी है, और 1 kg ऑफ चिकन रिक्वायर्ड, ½ kg ऑफ पनीर। ये सब्जी बनाने के लिए अपने को लगता है ना। ये लगता है। अब क्या हुआ, अब जिस जो मार्केट गया उसको नहीं पता था ये बात, है ना। ये आपको पता है कि आप खाना बनाने वाले हो, लेकिन अगर मार्केट गया उसको नॉलेज नहीं है, तो वो मार्केट गया, उसने क्या किया, उसने सेफ साइड 3 kg
पनीर और 3 kg चिकन लेना है। ये आ गया करके सामान, है ना। अब क्या है आपके पास, ये अवेलेबिलिटी है। आपने बोला अपने को क्या करना है, सब्जी बनानी है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला यार 3 किलो पनीर ले लेते हैं, मैंने कहा ले लो, ठीक है, 3 किलो पनीर ले लेते हैं, है ना। तो अपने को क्या है, हाफ के जी के लिए 1 kg लगता है ना, मतलब मान लो 2 kg पनीर के लिए, है ना, ये मतलब सॉरी, ये अगर 1 kg होगा मतलब ना, ये अगर 1 kg पनीर होगा, यहाँ स्टैंडर्ड ले लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं इस स्टैंडर्ड को, तो आप क्या लिख सकते हो सर, 1 kg ऑफ पनीर रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ चिकन, ठीक है। अब क्या है अपने पास, इसके एक के लिए इसका 2 लगता है, इसके 3 के लिए इसका कितना लगेगा, 6 kg ऑफ चिकन लगेगा। आपने बोला ये तो आया नहीं है, चिकन तो अपने पास सिर्फ 3 किलो है, तो आपने बोला पनीर के अकॉर्डिंग सब्जी नहीं, सब्जी जो बनानी है वो चिकन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। आपने बोला सर 3 kg चिकन के लिए अपने पास कितना पनीर लगेगा, मैंने कहा यार 1.5 kg पनीर लगेगा। आपने बोला ओके, ठीक है, तो ये इससे सब्जी बना लो। आपने कहा, हमने पूछा आपके पास 1.5 kg, आपने बोला हाँ सर उससे ज़्यादा ही है, तो बन जाएगा। तो 3 kg पनीर और 1.5 kg ये चिकन और पनीर रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, फाइनली आपने मिक्स करके सब्जी बना ली, है ना। ये 4.5 kg बन गई आपकी सब्जी। आपने बोला और कुछ बचा, आपने बोला हाँ सर 1.5 kg पनीर है मेरे पास, इसको हमने फ्रिज में रख दिया, मैंने बोला ओके चलेगा। तो जो ये बच गया है आपके पास, जो रिएक्ट नहीं किया है ना, ये क्या है, एक्सेस में। आपने बोला ऐसा क्या है जो बिल्कुल नहीं बचा, आपने बोला सर चिकन खत्म हो गया, पूरा चिकन खत्म हो गया। तो चिकन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटेड है, जो कम अमाउंट में है, जो पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो है चिकन। जो ज्यादा बच रहा है वो है एक्सेस रिएजेंट, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब मुझे बताओ ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया। देखो यही चीज आपको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं ना। एक एवरग्रीन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो है मान लो आपके N2 प्लस H2 gives NH3। gives NH3। तो सबसे पहला काम जो अपना होता है वो बैलेंसिंग। अपने यहाँ 2 है तो यहाँ अपने सर इधर 3 है तो इधर 3 कर दो, इधर 2 है तो इधर 2 कर दो, है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास, बैलेंस होगी रिएक्शन, यहाँ 1 है, ठीक है। मैंने बोला बेटा मान लो आपके पास इसका वेट गिवन हो 56 ग्राम और इसका वेट गिवन हो 10 ग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये बताना है। मैंने, आपने बोला सर ठीक है, बोला क्या करोगे, आपने बोला सर सबसे पहले मोल्स निकालेंगे हम। मैंने ठीक है मोल्स निकाल लो। तो 56 डिवाइडेड बाय 28, इसमें 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके मोल्स आए 2 और इसके मोल्स आए 5, ठीक है। ये मेरे पास किचन में अवेलेबल है, लेकिन लगता कितना स्टैंडर्ड, आपने बोला सर एक N2 के लिए 3 H2 लगता है। तो मैंने कहा आपको किसकी मर्जी से बनाना है, आपने बोला सर कोई भी ट्राई कर लो। मैंने कहा चलो क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू N2 लेके देखते हैं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने बोला बेटा एक N2 के लिए कितना H2 लगता है, आपने बोला सर 3 H2 लगता है एक N2 के लिए, है ना। अगर एक N2 यूज करना है तो 3 H2 लगेगा। मैंने कहा आपके पास है कितना अवेलेबल, आपने बोला सर 2 है। तो मैंने बोला अब ये अवेलेबल के हिसाब से देखेंगे, है ना। तो ये पार्ट यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, याद रखें। तो 2 N2 के हिसाब से कितना लगेगा, आपने बोला 6 H2 लगेगा, है ना। अब 6 H2, क्या 6 H2 अवेलेबल है, तो आपने बोला सर ये हमारे पास क्या है,
नॉट अवेलेबल कितना, 6 से कम है ना, नॉट अवेलेबल है ना। क्या है, लेस देन 6 है। तो हमने बोला इसके हिसाब से बन पाएगा, तो नॉट पॉसिबल, इसके हिसाब से नहीं बन पाएगा, 6 अपने पास है ही नहीं। तो मैंने बोला अगर N2 के हिसाब से नहीं बना सकते तो क्या करो, H2 के हिसाब से बना लो। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो H2 में क्या है, आपने बोला सर नेक्स्ट पेज ले लूँ क्या, H2 के हिसाब से देख लेते हैं ना, यहीं पे जगह करके। तो H2 के हिसाब से बोला सर 3 H2 के लिए 1 N2 लगता है। मैंने बोला ओके, तो एक H2 के लिए कितना लगेगा, आपने बोला सर 1/3 N2 लगेगा। लगेगा, ठीक है। अब अपने पास कितना H2 है, 5, है ना। तो ये वाला 5 यहाँ आया। तो आपने बोला सर 5 H2 के लिए अपने को 5/3 N2 लगेगा, और 5/3 का मतलब होता है 1.66। तो मैंने क्या बोला, मैंने पूछा आपसे कि आपके पास 1.66 अवेलेबल है, तो आपने बोला यस अवेलेबल। जो रिएक्शन में यूज होगा वो है 5H2 एंड 1.66 N2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या था कि सर एक N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, है ना। यहाँ पे क्या आपके पास, आपने बोला सर इसके जो आपने गिवन हमने निकाले थे मोल्स, इसके 2 थे, इसके 5 थे, ठीक है। इसके 2 मोल्स थे, है ना। अवेलेबल कितने मोल्स हैं, अवेलेबल मोल्स इसके 2 है और इसके 5 है। इसके एक के लिए 3 चाहिए तो 2 के लिए 6 चाहिए, नहीं है। 3 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए 1/3, 5 के लिए 5/3, तो 1.66 चाहिए। तो अपने को रिक्वायर्ड कितना है रिएक्शन के लिए, आपने बोला सर जो रिक्वायर्ड है अपने पास वो रिएक्शन के लिए, इसके लिए 1.66 रिक्वायर्ड है और इसके लिए 5 रिक्वायर्ड है। मैंने कहा ठीक है। तो आपने बोला सर कितना बचा, अगर रिएक्ट कर रहा है, आपने खाना बनाने में यूज किया तो कितना यूज किया, 2 था, 1.66 यूज कर लिया, तो कितना बचा 0.34 बचा, इसका बचा 0, है ना। इसका क्या बचा, नो ट्रेस। अगर नहीं बचा तो ये क्या कहलाएगा, H2। तो आप यहाँ बोल सकते हो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, एंड N2 इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब इसका इतना यूज किया है खाना बनाने में और इसका इतना यूज किया है, ठीक है। इसका एक, इसका 2 देता है ना। 1 N2 गिव्स 2NH3। तो आपने यूज कितना किया है, 1.66। कितना NH3 दे देगा, 3.3 अप्रॉक्स NH3 आपको मिल जाएगा। ये आपने N2 के बेसिस पर आंसर बता दिया, है ना। आपने बोला अगर मेरा आंसर सर N2 की जगह H2 के बेसिस पे देने का मन हो तो मैंने कहा आप ये भी कर सकते हो। 3 moles of H2 gives 2 moles of NH3, 1 mole of H2 gives 2/3 moles of NH3, ठीक है। तो कितना मोल है, 5। तो 5 moles of H2 gives 5 into 2/3 moles of NH3, है ना। तो ये 10/3 हो गया, ये भी कितना हो गया अप्रॉक्स 3.3। सेम है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, है ना। जो इजी पड़ता है उससे निकालते हैं, एक का डबल हो रहा है, जो डबल कर दो खत्म, कितना दिमाग लगाने का, है ना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, रिएक्शन बैलेंस हमेशा कर लिया करो, मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ ये वाली। आपको मुझे बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और NH3 कितना बनेगा, बताओ। देखो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना। इसमें गिवन है इसका कि वेट इज गिवन इज 40 ग्राम,
इसका वेट इज गिवन इज 90 ग्राम, है ना। इसका आपको मास बताना है और इसका वॉल्यूम, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका H2O का हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, मोल्स नहीं देखते, है ना। H2O का जनरली क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। H2O क्या देखते हैं जनरली, वॉल्यूम, है ना। ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। देखो, जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है मैं उन लोगों को बहुत इजीली और आराम से दोबारा बता देता हूँ, है ना। क्या है अपने पास, इसका जो वेट होता है ना, पहले मोल्स निकालना है अपने को। तो इसका जो वेट है वो 40 ग्राम है ना। और जो इसका एटॉमिक मोलिकुलर वेट भी है वो 40 ही है ना। 40 इज डिवाइडेड बाय 40, तो दिस इज 1। इसका क्या 98 इज डिवाइडेड बाय 98, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। इसका 2 मोल, इसका 1 मोल देता है। इसके सॉरी 1 मोल चाहिए, इसके 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल। तो इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 0.5, है ना। तो यहाँ जो अवेलेबल है ये 1 मोल अवेलेबल है और ये 1 मोल अवेलेबल है ना। ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि सर इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो इसके 1 के लिए इसका आधा चाहिए होगा, है ना। आधा जरूरत हो रही है ना आधे में, तो आधे से काम चलाओ, है ना। अगर आपने बोला सर उल्टा करके देख लेते, मैंने करके देख लो उल्टा। तो आपने बोला सर इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 1 के लिए 2 चाहिए, तो इसके 1 के लिए 2 चाहिए, 2 है नहीं है। तो इसके 2 के लिए 1, तो इसके 1 के लिए आधा, तो इसके 1 के लिए आधा चाहिए, हो गया अपना। तो इसका 0 बचेगा और इसको बचेगा 0.5। तो जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है दैट इज इन एक्सेस, दैट इज इन एक्सेस। जो पूरा खत्म हो गया दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटेड था, ठीक है। तो यूज कितना किया हमने, इसका 0 यूज किया और इसका 0.5 यूज किया। तो इसका 2 मोल इसका 1 मोल देता है, तो इसका 1 मोल इसका कितना देगा, 0.5 मोल्स दे देगा, है ना। इसका 2 मोल भी इसका 2 मोल देता है, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे देगा, है ना। कितना दे देगा, 1 मोल। अब इसका 1 मोल है, 1 मोल का मतलब अगर एसटीपी नहीं है तो कितना हो गया, आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। 1 मोल मतलब 18 ग्राम या 18 ml, है ना। और 0.5 का मतलब अगर आप करोगे Na2SO4, है ना। Na2SO4 का जो वेट होता है वो निकाल लेते हैं। Na2SO4 का जो वेट आएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद दैट इज 142 ग्राम। तो आपके पास कितना मोल है, 0.5 मोल ऑफ Na2SO4। तो ये कितना हो जाएगा, 71 ग्राम, है ना। अब बताओ यहाँ पे किसको डाउट, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मान लो 1 मोल ऑफ H2 gas react with 0.5 mole of Cl2 gas, sorry, reacts with 128 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। क्या करो, सॉरी, सही है लेकिन थोड़ा वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 मोल, हाँ अब सही है, ठीक है। मोल ऑफ Cl2 गैस, है ना।
then find the number of moles of HCl formed. मैं आपको रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो उसने बोला H2 reacts with Cl2, so it will give you 2 moles of HCl, एंड आपको गिवन है कि ये 1 मोल है और एक ये 0.5 मोल्स है, तो ये कितना मोल्स बनेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। देखो अपने पास क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है। मान लो कि इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, अपने पास है कितना, इसके एक के लिए इसका 1 चाहिए, तो इसके 1 के लिए यहाँ 1 चाहिए, 1 है नहीं है, कितना है 0.5, तो उसके 0.5 के लिए इसका भी 0.5 चाहिए। आप लोग क्या यूज करेंगे, इसका 0.5, इसका 0.5, जितना H2 चाहिए उतना ही Cl चाहिए, तो हमेशा कम वाला ही लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा हो तो दोनों बराबर ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा तो दोनों है नहीं। तो अपन लोगों को ये कितना बचा, ये अवेलेबल था, ये रिक्वायर्ड है, ये रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग बचा 0.5 और ये 0, जो पूरा खत्म हो जाता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब जो आपने यूज किया है दैट इज ये यूज किया है आपने, है ना, रिक्वायर्ड यूज किया, उसका 1 इसका 2 देता है, इसका 1 भी इसका 2 देता है, तो उसका 0.5 इसका कितना बनाएगा, तो इसका 1 मोल बन जाएगा 1 मोल, है ना। तो आपने जो H2 यूज किया है वो किया है 0.5, जो Cl2 आपने यूज किया है, जो यूज किया 0.5, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो आपके पास है Cl2, और जो आपके पास HCl बना है वो बना है 1 मोल। किसी को डाउट? तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इज, आपके पास है SO2, आपने से रिएक्ट किया प्लस O2 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज SO3, है ना। अब इसका आपके पास अवेलेबल है 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला है आपके पास 128 ग्राम O2, है ना। अब आपको मेरे को बताना है फाइनली, कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 ऑब्टेन्ड, है ना। जो SO3 ऑब्टेन्ड हुआ है वो आपको बताना है एट HTP, है ना। सेकेंड आपको मेरे को बताना है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस में है वो क्या है ना, रिएजेंट लेफ्ट, कितना बचा है जो एक्सेस में है, ठीक है। इसका आप मेरे को सॉल्व करके आंसर बताओ, आपके पास है पूरे 2 मिनट, ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ये वाला, है ना, आप क्रॉस चेक कर लो आपका सही है कि नहीं। SO2 plus O2 gives SO3, जो आप इसे Na से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, तो 40 आंसर आएगा, है ना, 40 नहीं 4 आएगा, सॉरी, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे इससे 32 से, है ना, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, नहीं इसका आधा चाहिए ना, बैलेंस ही नहीं किया होगा,
तो इसके 4 के लिए इसका 2 चाहिए, ये 2 रिमेनिंग, इसका 0 रिमेनिंग है ना, ये हमने यूज किया है ना, इसका 2 यूज किया, इसका 4 यूज किया है, ठीक है। इसका एक इसका आधा, इसका एक देता है, तो इसका 4 मोल दे देगा, है ना। मोल से वॉल्यूम निकाल ही लोगे आप, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज SO2, एक्सेस इज O2, वो भी 2 मोल, है ना। इसका आपको पता है SO3 कितना आ गया, 4 मोल, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। अब बताओ क्या डाउट है। देखो एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, है ना, इसी का मोलैरिटी वाला ही क्वेश्चन। Which of the following term following concentration term does not depend upon temperature? है ना। अब आपके पास इसमें है मोलैलिटी, मैं खुद से बता दे रहा हूं आंसर, आंसर इज मोलैलिटी, सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन। ये 2 टर्म है जो डिपेंड नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के साथ मास चेंज नहीं होता, इन दोनों में मास पे डिपेंडेंट वैल्यू है। लेकिन अब देख लो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो है मोलैरिटी, सॉरी हाँ मोलैरिटी, सेकंड नॉर्मेलिटी, अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब आपको पता है इनको डिवाइड क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इनमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, है ना। यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी कम होगी, है ना। सबको पता ही है बात, ठीक है। और किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप चाहो लिखना तो, यार परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जो होती है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, उसमें वेट बाय वेट पे, वेट बाय वेट परसेंट पे नो इफेक्ट। लेकिन अगर आप जाओगे वेट बाय वेट के अलावा जाओगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे, अब लोगों को लगता है सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे तो इफेक्ट होना चाहिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला सेम है, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, कम होंगे तो दोनों कम होंगे, है ना। तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब इफेक्ट किस पे आता है, वेट बाय वॉल्यूम एन, और वॉल्यूम बाय वेट, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, है ना, चेंज होने पे। तो ये है आपके पास, इसको आप चाहो तो ये क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप लिख सकते हो सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब देखो हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट का दोबारा, ठीक है। बस बीच में हमने एक मोलैरिटी का क्वेश्चन ले लिया था, सिंपल सा। तो अपने पास क्या है, 10 liter of ethylene reacts with 5 liter of O2, है ना।
अगर ऐसा है देन फाइंड पहला मास ऑफ CO2 obtained, सेकेंड है आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2O obtained, ठीक है। तो ये दो आए आपके पास, है ना। अब इथाइलिन क्या होता है पता है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथाइलिन, है ना। लेकिन बेटर है इसको कंबाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लोग दोनों कार्बन को ध्यान नहीं देते, एक बार हमने गलती कर दी थी। तो दिस इज C2H4 reacts with O2 and gives CO2 and H2O। ये आपको बैलेंस करना है, मैं स्टेप्स याद दिला देता हूँ। बैलेंस करो, इसके बाद अवेलेबल मोल्स निकालो, कितने मोल्स अवेलेबल है। उसके बाद कितने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कर लोगे, इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, वो दी गई है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कि अवेलेबल दी गई है ना। अगर आप इसको करना भी चाहो बहुत सिंपली तो आप ये बोल सकते हो सर कि STP पे अगर कर रहे हो तो क्या होगा, एट STP, है ना। तो आप बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। देखो तो आपके पास क्या है, ये लिखा था मन हमने, है ना। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये 4 है तो यहाँ ये H2 है ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तब अवेलेबल क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। ये 10 लीटर अवेलेबल है और ये 5 लीटर। तो इसका अगर मोल्स निकालोगे तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना। तो अवेलेबल है ये 0.45, ठीक है। ये वाला अवेलेबल है दूसरा 0.22, है ना, 0.22, ये मोल्स अवेलेबल है। अब इसके एक के लिए 3 लगता है तो 0.45 के लिए नहीं हो पाएगा, तो इसके 0.22 के हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, C2H, इसको ऊपर वाले को हटा ही देते हैं। अपने पास क्या था, C2H4 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2O। ये है आपके पास, है ना। आपने क्या बोला सर, अवेलेबल मेरे पास इसका 0.45 है, इसका 0.22 है, मैंने कहा ओके। तो इसके 3 के लिए इसका 1 लगता है ना। तो 3 moles of O2 required 1 mole of C2H4। तो 1 mole of O2 required 1/3 mole of C2H4, है ना। तो 0.22 moles of O2 required 0.22 divided by 3 moles of C2H4, ये लगेगा अपने को, है ना। तो आप करोगे अगर 0.22 डिवाइड बाय 3 तो अपने पास आएगा 0.073, इतना लग रहा है अपने को, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो आपके पास क्या आ गया यार, अपने पास 0.22 के लिए लग रहा है 0.07, ठीक है। अब अपने पास क्या हो जाएगा, कितना लग रहा है अपने को, लग रहा है ये माइनस किया आपने, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, 0.45 माइनस 0.07, ये रिमेनिंग बच गया 0.38, ये बचा 0। इसका 1 इसका 2 देता है तो इसका 0.07 इसका क्या देगा, 0.14, 0.14। तो जो CO2 है उसका अगर वेट निकालोगे तो 0.14 इंटू 44। अगर H2O का वॉल्यूम निकालोगे
तो आपका हो जाएगा 0.14 इंटू 22.4। एनी हाउ जो आंसर आएगा वो आपके पास ये आएगा 0.14 इंटू कितना है आपका 44, तो आपके पास आ जाएगा 6.16 ग्राम, और नीचे वाले का आ जाएगा आपके पास 3.136 लीटर। अब बताओ किसको डाउट है। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, अ गैस फाउंड टू हैव फॉर्मूला CO और बार X, है ना, its vapor density is 70, the value of X must be, आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने को, बहुत इजी है ये, मैथ समझ के सॉल्व कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। देखते हैं, हम वेट करते हैं 1 मिनट। ये देखो आपके पास क्या है, सिंपल सा है, अपने पास क्या, CO का X, तो इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालना हो तो हम लोग मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे इसका, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, आप बोलोगे सर X कार्बन कितना है 12X प्लस 16X, तो कितना हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट 28X, ये हो गया X, है ना। आपने बोला मोलिकुलर वेट गिवन है, आपने बोला सर वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मैंने बोला बेटा मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 70 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। वेपर डेंसिटी इंटू 2 मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेपर डेंसिटी इंटू 2 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो गया। तो इन दोनों को ऑब्वियसली ये भी मोलिकुलर वेट है, ये भी मोलिकुलर वेट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि सर अपने पास क्या है 28X इज इक्वल टू 140, तो X इज इक्वल टू 5 आ गया होपफुली आपको। देखो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, इसमें गिवन है इसका कि वेट इज गिवन इज 40 ग्राम, इसका वेट इज गिवन इज 90 ग्राम, है ना। इसका आपको मास बताना है और इसका वॉल्यूम, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका H2O का हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, मोल्स नहीं देखते, है ना। H2O का जनरली क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, H2O क्या देखते हैं जनरली, वॉल्यूम, है ना। ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। देखो जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है मैं उन लोगों को बहुत इजीली और आराम से दोबारा बता देता हूँ, है ना। क्या है अपने पास, इसका जो वेट होता है ना, पहले मोल्स निकालना है अपने को, तो इसका जो वेट है वो 40 ग्राम है ना, और जो इसका एटॉमिक मोलिकुलर वेट भी है वो 40 ही है ना। 40 इज डिवाइडेड बाय 40, तो दिस इज 1। इसका क्या 98 इज डिवाइडेड बाय 98, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। इसका 2 मोल, इसका 1 मोल देता है, इसके सॉरी 1 मोल चाहिए, इसके 2 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मोल, तो इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए 0.5, है ना। तो यहाँ जो अवेलेबल है ये 1 मोल अवेलेबल है और ये 1 मोल अवेलेबल है ना। ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि सर इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो इसके 1 के लिए इसका आधा चाहिए होगा, है ना। आधा जरूरत हो रही है ना आधे में, आधे से काम चलाओ, है ना। अगर आपने बोला सर उल्टा करके देख लेते हैं, करके देख लो उल्टा, तो आपने बोला सर इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 1 के लिए 2 चाहिए, तो इसके 1 के लिए 2 चाहिए, 2 है नहीं है, तो इसके 2 के लिए 1, तो इसके 1 के लिए आधा, तो इसके 1 के लिए आधा चाहिए, हो गया अपना।
तो इसका 0 बचेगा और इसको बचेगा 0.5। तो जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है दैट इज इन एक्सेस, जो पूरा खत्म हो गया दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटेड था, ठीक है। तो यूज कितना किया हमने, इसका 0 यूज किया और इसका 0.5 यूज किया। तो इसका 2 मोल इसका 1 मोल देता है, तो इसका 1 मोल इसका कितना देगा, 0.5 मोल्स दे देगा, है ना। इसका 2 मोल भी इसका 2 मोल देता है, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे देगा, है ना। कितना दे देगा, 1 मोल। अब इसका 1 मोल है, 1 मोल का मतलब अगर एसटीपी नहीं है तो कितना हो गया, आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। 1 मोल मतलब 18 ग्राम या 18 ml, है ना। और 0.5 का मतलब अगर आप करोगे Na2SO4, है ना, Na2SO4 का जो वेट होता है वो निकाल लेते हैं। Na2SO4 का जो वेट आएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद दैट इज 142 ग्राम। तो आपके पास कितना मोल है, 0.5 मोल ऑफ Na2SO4। तो ये कितना हो जाएगा, 71 ग्राम, है ना। अब बताओ यहाँ पे किसको डाउट, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मान लो 1 मोल ऑफ H2 gas react with 0.5 mole of Cl2 gas। sorry reacts with 128 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। क्या करो, सॉरी सही है, देखिए थोड़ा वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 मोल, हाँ अब सही है, ठीक है, मोल ऑफ Cl2 गैस, है ना। देन फाइंड the number of moles of HCl formed। मैं आपको रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। तो उसने बोला H2 reacts with Cl2, so it will give you 2 moles of HCl, एंड आपको गिवन है कि ये 1 मोल है और एक ये 0.5 मोल्स है, तो ये कितना मोल्स बनेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। देखो अपने पास क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है, मान लो कि इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, अपने पास है कितना, इसके एक के लिए इसका 1 चाहिए, तो इसके एक के लिए यहाँ 1 चाहिए, 1 है नहीं है, कितना है 0.5, तो उसके 0.5 के लिए इसका भी 0.5 चाहिए। आप लोग क्या यूज करेंगे, इसका 0.5, इसका 0.5, जितना H2 चाहिए उतना ही Cl चाहिए, तो हमेशा कम वाला ही लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा हो तो दोनों बराबर ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा तो दोनों है नहीं। तो अपन लोग को ये कितना बचा, ये अवेलेबल था, ये रिक्वायर्ड है, ये रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग बचा 0.5 और ये 0, जो पूरा खत्म हो जाता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब जो आपने यूज किया है दैट इज ये यूज किया है आपने, है ना, रिक्वायर्ड यूज किया, उसका 1 इसका 2 देता है, इसका 1 भी इसका 2 देता है, तो उसका 0.5 इसका कितना बनाएगा, तो इसका 1 मोल बन जाएगा 1 मोल, है ना। तो आपने जो H2 यूज किया है
वो किया है 0.5, जो Cl2 आपने यूज किया है, जो यूज किया 0.5, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो आपके पास है Cl2, और जो आपके पास HCl बना है वो बना है 1 मोल। किसी को डाउट? तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इज, आपके पास है SO2, आपने से रिएक्ट किया प्लस O2 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज SO3, है ना। अब इसका आपके पास अवेलेबल है 24 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला है आपके पास 128 ग्राम O2, है ना। अब आपको मेरे को बताना है फाइनली कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 ऑब्टेन्ड, है ना। जो SO3 ऑब्टेन्ड हुआ है वो आपको बताना है एट HTP, है ना। सेकेंड आपको मेरे को बताना है अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस में है वो क्या है ना, रिएजेंट लेफ्ट, कितना बचा है जो एक्सेस में है, ठीक है। इसका आप मेरे को सॉल्व करके आंसर बताओ, आपके पास है पूरे 2 मिनट, ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ये वाला, है ना, आप क्रॉस चेक कर लो आपका सही है कि नहीं। SO2 plus O2 gives SO3, जो आप इसे Na से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, तो 40 आंसर आएगा, है ना। 40 नहीं 4 आएगा, सॉरी, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे इससे 32 से, है ना, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, नहीं इसका आधा चाहिए ना, बैलेंस ही नहीं किया होगा। तो इसके 4 के लिए इसका 2 चाहिए, ये 2 रिमेनिंग, इसका 0 रिमेनिंग, है ना। ये हमने यूज किया है ना। इसका 2 यूज किया, इसका 4 यूज किया है, ठीक है। इसका 1 इसका आधा, इसका 1 इसका 1 देता है, तो इसका 4 इसका 4 मोल दे देगा, है ना। मोल से वॉल्यूम निकाल ही लोगे आप, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज SO2, एक्सेस इज O2, वो भी 2 मोल, है ना। इसका आपको पता है SO3 कितना आ गया, 4 मोल, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। अब बताओ क्या डाउट है। देखो एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, है ना, इसी का मोलैरिटी वाला ही क्वेश्चन। Which of the following term following concentration term does not depend upon temperature, है ना। अब आपके पास इसमें है मोलैलिटी, मैं खुद से बता दे रहा हूँ आंसर, आंसर इज मोलैलिटी, सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन। ये 2 टर्म है जो डिपेंड नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के साथ मास चेंज नहीं होता,
इन दोनों में मास पे डिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन अब देख लो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो है मोलैरिटी, सॉरी हाँ मोलैरिटी, सेकंड नॉर्मेलिटी, अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब आपको पता है इनको डिवाइड क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इनमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, है ना। यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी कम होगी, है ना। सबको पता ही है बात, ठीक है। और किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप चाहो लिखना तो, यार परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन जो होती है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, उसमें वेट बाय वेट पे, वेट बाय वेट परसेंट पे नो इफेक्ट। लेकिन अगर आप जाओगे वेट बाय वेट के अलावा जाओगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे, अब लोगों को लगता है सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे तो इफेक्ट होना चाहिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला सेम है, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, कम होंगे तो दोनों कम होंगे, है ना। तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब इफेक्ट किस पे आता है, वेट बाय वॉल्यूम एन, और वॉल्यूम बाय वेट, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, है ना, चेंज होने पे। तो ये है आपके पास, इसको आप चाहो तो ये क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप लिख सकते हो सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब देखो हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट का दोबारा, ठीक है। बस बीच में हमने एक मोलैरिटी का क्वेश्चन ले लिया था, सिंपल सा। तो अपने पास क्या है, 10 liter of ethylene reacts with 5 liter of O2, है ना। अगर ऐसा है देन फाइंड पहला मास ऑफ CO2 obtained, सेकेंड है आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2O obtained, ठीक है। तो ये दो आए आपके पास, है ना। अब इथाइलिन क्या होता है पता है आपको, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज इथाइलिन, है ना। लेकिन बेटर है इसको कंबाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लोग दोनों कार्बन को ध्यान नहीं देते, एक बार हमने गलती कर दी थी। तो दिस इज C2H4 reacts with O2 and gives CO2 and H2। ये आपको बैलेंस करना है, मैं स्टेप्स याद दिला देता हूँ। बैलेंस करो, इसके बाद अवेलेबल मोल्स निकालो, कितने मोल्स अवेलेबल हैं, उसके बाद कितने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कर लोगे, इजीली हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, वो दी गई है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबल दी गई है ना। अगर आप इसको करना भी चाहो बहुत सिंपली तो आप ये बोल सकते हो सर कि STP पे अगर कर रहे हो तो क्या होगा, एट STP, है ना। तो आप बताओ मुझे आंसर क्या आएगा,
देखो तो आपके पास क्या है, ये लिखा था मन हमने, है ना, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये 4 है तो यहाँ ये H2 है ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तब अवेलेबल क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। ये 10 लीटर अवेलेबल है और ये 5 लीटर। तो इसका अगर मोल्स निकालोगे तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 10 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, है ना। तो अवेलेबल है ये 0.45, ठीक है। ये वाला अवेलेबल है दूसरा 0.22, है ना, 0.22, ये मोल्स अवेलेबल है। अब इसके एक के लिए 3 लगता है तो 0.45 के लिए नहीं हो पाएगा, तो इसके 0.22 के हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, C2H, इसको ऊपर वाले को हटा ही देते हैं। अपने पास क्या था, C2H4 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2। ये है आपके पास, है ना। आपने क्या बोला सर, अवेलेबल मेरे पास इसका 0.45 है, इसका 0.22 है। मैंने कहा ओके, तो इसके 3 के लिए इसका 1 लगता है ना। तो 3 moles of O2 required 1 mole of C2H4। तो 1 mole of O2 required 1/3 mole of C2H4, है ना। तो 0.22 moles of O2 required 0.22 divided by 3 moles of C2H4, ये लगेगा अपने को, है ना। तो आप करोगे अगर 0.22 डिवाइड बाय 3 तो अपने पास आएगा 0.073, इतना लग रहा है अपने को, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, यार अपने पास 0.22 के लिए लग रहा है 0.07, ठीक है। अब अपने पास क्या हो जाएगा, कितना लग रहा है अपने को, लग रहा है ये माइनस किया आपने, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, 0.45 माइनस 0.07, ये रिमेनिंग बच गया 0.38, ये बचा 0। इसका 1 इसका 2 देता है तो इसका 0.07 इसका क्या देगा, 0.14, 0.14। तो जो CO2 है उसका अगर वेट निकालोगे तो 0.14 इंटू 44। अगर H2O का वॉल्यूम निकालोगे तो आपका हो जाएगा 0.14 इंटू 22.4। एनी हाउ जो आंसर आएगा तो आपके पास ये आएगा 0.14 इंटू कितना है आपका 44, तो आपके पास आ जाएगा 6.16 ग्राम, और नीचे वाले का आ जाएगा आपके पास 3.136 लीटर। अब बताओ किसको डाउट है। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, अ गैस found to have formula CO और बार X, है ना। its vapor density is 70। the value of X must be, आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने को, बहुत इजी है ये, मैथ समझ के सॉल्व कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। देखते हैं, हम वेट करते हैं 1 मिनट। ये देखो आपके पास क्या है, सिंपल सा है। अपने पास क्या, CO का X, तो इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालना हो तो अपन लोग मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे इसका, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, आप बोलोगे सर X कार्बन कितना है, 12X प्लस 16X, तो कितना हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट, 28X। ये हो गया X, है ना। आपने बोला मोलिकुलर वेट गिवन है, आपने बोला सर वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मैंने बोला बेटा मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू
70 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। वेपर डेंसिटी इंटू 2, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वेपर डेंसिटी इंटू 2 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो गया। तो इन दोनों को ऑब्वियसली ये भी मॉलिक्यूलर वेट है, ये भी मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि सर अपने पास क्या है, 28x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया होपफुली आपको।